नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। आप सारे बच्चे फटाफट टकाटक अंदाज में आ जाइए। आप लोगों ने कंफर्म कर दिया है, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आओ देखते हैं क्या है आज के इस सवाल और जवाब में क्या छिपा हुआ है। लिटरेचर के क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स मेड अ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्ट ऑफ बायोग्राफी राइटिंग। सबसे पहले तो यहां एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड आया है, रिमार्केबल। रिमार्केबल वर्ड अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है और रिमार्केबल का मीनिंग होता है शानदार। यानी कि आप अगर सिनोनिमस वर्ड की बात करें तो एक वर्ड होता है फैब्युलस, फैंटास्टिक, सुपर्ब। ये रिमार्केबल वर्ड का मीनिंग हो गया। बोल रहा है इनमें से कौन से आपके राइटर हैं। फॉलोइंग का मतलब होता है जो भी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किया गया है जिनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है द आर्ट ऑफ बायोग्राफी। बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स डिस्क्राइब करना या राइट करना किसी के जीवन के बारे में, है ना। तो द आर्ट ऑफ बायोग्राफी राइटिंग में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किनका रहा है। लिटन स्ट्रैची, W.H. हडसन, सर आर्थर क्विलर काउच। अब आइए यहां पे इनका फुल नेम जानने की कोशिश आप जरूर करें। इनका फुल नेम है आपका जाइल्स लिटन स्ट्रैची। जाइल्स लिटन स्ट्रैची, ध्यान रखेंगे। और ये बायोग्राफी काफी लिखे हैं, काफी बायोग्राफी इन्होंने लिखा है। एक बायोग्राफी इन्होंने लिखा 1921 में, क्वीन विक्टोरिया। और जब ये क्वीन विक्टोरिया पे 1921 में बायोग्राफी लिखे तो इन्हें एक प्राइज दिया गया। उस प्राइज का नाम आपको बताना है, उस प्राइज का नाम क्या है। अब आ जाओ यहां पे, इन्होंने एक बुक लिखा 1918 में, इमिनेंट विक्टोरियंस इनके द्वारा लिखा गया एक बुक है। अब इमिनेंट विक्टोरियंस की बात करेंगे तो विक्टोरियंस का मतलब हो गया कि विक्टोरियन एरा में जो भी पोएट्स वगैरह थे उनके बारे में। और इमिनेंट वर्ड का मतलब होता है फेमस, यानी विक्टोरियन एज में जो फेमस राइटर्स थे उन सभी के बारे में इन्होंने एक बुक लिखा 1918 में, इमिनेंट विक्टोरियंस करके। और क्वीन विक्टोरिया पे 1921 में इन्होंने बायोग्राफी लिखा जिसपे एक प्राइज भी मिला। उस प्राइज का नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए सोनी कुमारी, गुड मॉर्निंग। अब आ जाओ यहां पे ऑप्शन बी, W.H. हडसन। W.H. हडसन का पूरा नाम आप बताएंगे, फुल नेम क्या है इनका। मैं ही बता देता हूं, विलियम हेनरी हडसन। ये एंग्लो मतलब रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू इंग्लैंड, एंग्लो अर्जेंटाइन राइटर हैं। क्लियर है मामला। ये बहुत बड़े नेचुरलिस्ट थे, यानी नेचर को प्रधानता देने वाले इंसान थे। और पक्षियों का अध्ययन करने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं, जो पक्षियों का अध्ययन करे उन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट। यानी पक्षियों के बारे में ये बहुत कुछ लिखने का काम किया। ये नेचुरलिस्ट थे। और ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट बर्ड्स, जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करे। इनका एक बुक है 1904 में आया था, ग्रीन मैंसन करके, जरूर पढ़िएगा इसके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन मैंसन्स करके, इसको पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। यहां आइए, एक नाम है सर आर्थर क्विलर काउच। इनका फुल नेम आप जान लीजिए, यहां पर लिख देता हूं। क्या नाम है, सर आर्थर थॉमस क्विलर काउच। नाम आपको हर एक राइटर का अच्छे से मालूम होना चाहिए और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट ऑफ बायोग्राफी राइटिंग। करेक्ट आंसर जो आपका है वो लिटन स्ट्रैची, यानी कि गाइल्स लिटन स्ट्रैची। क्लियर। कौन सा अवार्ड मिला था, किन्होंने बताया है, किसी ने भी नहीं बताया। बोल इतना बात करो क्लास में, प्लीज कीप साइलेंस। जेम्स टेट मेमोरियल प्राइज, वेरी गुड, जेम्स टेट मेमोरियल प्राइज। क्वीन विक्टोरिया कहां पर लिखा जाए, जगह तो है ही नहीं।
जेम्स टेट मेमोरियल प्राइज मिला कब? 1921 में, जब इन्होंने क्वीन विक्टोरिया पे बायोग्राफी लिखी। करेक्ट आंसर आपका AA4 आगरा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट। और आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, फोकस यहां पे करेंगे। 7 पिलर्स ऑफ विजडम इज रिटन बाय, ये एक वर्क है 7 पिलर्स ऑफ विजडम, इसको लिखा गया है किनके द्वारा? सबसे पहले तो पब्लिशिंग ईयर आपको बताना है, ये आप मुझे बताओगे इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है। यहां पर है T.E. लॉरेंस, थॉमस एडवर्ड, थॉमस एडवर्ड लॉरेंस नाम हो गया। हिलेरी बैलॉक, हिलेरी बैलॉक का फुल नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ के, बहुत बड़ा सा नाम है। सर जोसेफ हिलेरी पियरी रेने बैलॉक, इतना बड़ा नाम है। कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नेम पूछ लेता है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। सर जोसेफ हिलेरी पियरी रेने बैलॉक। अब आइए यहां पे, JB प्रिस्टली, इनका फुल नेम क्या होगा? जॉन बॉइंटन, जॉन बॉइंटन प्रिस्टली, जॉन बॉइंटन प्रिस्टली। 7 पिलर्स ऑफ विजडम रिटन बाय T.E. लॉरेंस, थॉमस एडवर्ड लॉरेंस। पब्लिशिंग ईयर मैंने आपसे पूछा है, कब पब्लिश हुआ है बताएंगे। श्वेता बता रही है 7 ईयर ऑफ विजडम पब्लिश्ड इन 1926 वॉज पब्लिश्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बबलू यादव जी कह रहे हैं ABRSSC एस्पिरेंट थॉमस एडवर्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? AA4 आगरा, बाद बाकी ये सब चीजें। और इसका पब्लिशिंग ईयर जो है 1926 है। थर्ड क्वेश्चन इज, क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन? एन असिस्टेंट एडिटर ऑफ पंच was a celebrated biographer of चार्ल्स लैम्ब, who was he? अब यहां पर चार्ल्स लैम्ब की बात कर रहे, ये भी राइटर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लैम्ब, आपने एसेज ऑफ इलिया का नाम जरूर सुना होगा, ये इनका एक वर्क है, जरूर आप इसके बारे में पढ़ेंगे। एसेज ऑफ इलिया कई बार एग्जाम में TGT, PGT, नेट, JRF जो भी एग्जाम्स होता है जिसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे एसेज ऑफ इलिया की बात करेंगे। इसको 2 टाइम्स पब्लिश किया गया, 2 टाइम्स पब्लिश हुआ। फर्स्ट टाइम कब हुआ ये आपको बताना है, और सेकेंड टाइम पब्लिश कब हुआ ये आपको बताना है, पब्लिशिंग ईयर एसेज ऑफ इलिया का। उसके बाद चार्ल्स लैम्ब की एक सिस्टर हुई, इनकी एक बहन हुई जिसका नाम है मैरी लैम्ब, मैरी लैम्ब, ठीक है। दोनों ने मिलके यानी चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब एक वर्क लिखा, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। जरूर इनके बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि मेरे को चार्ल्स लैम्ब दिखा तो मैंने लिख दिया यहां पे। चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब जो इनकी बहन है, दोनों ने मिलकर एक वर्क लिखा, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इसका पब्लिशिंग ईयर आप मुझे अभी बताओगे। पब्लिशिंग ईयर क्या है ये आपको बताना। इधर का फर्स्ट एसेज ऑफ इलिया फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ, सेकेंड टाइम कब, और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जिसको लिखने का काम मैरी लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब ने किया है, इसको पब्लिश कब किया गया। अब आइए यहां क्वेश्चन। एन असिस्टेंट एडिटर, एक एडिटर है, एक संपादक है जो असिस्टेंट के तौर पे है, पंच जो कि एक मैगजीन है, वॉज अ सेलिब्रेटेड बायोग्राफर ऑफ चार्ल्स लैम्ब, हु वॉज ही? E.B. ल्यूकास। करेक्ट आंसर आपका हो गया E.B. ल्यूकास। अब इनका फुल नेम क्या होगा यहीं पे लिख देते, क्योंकि जगह तो बोर्ड पे आपका है नहीं। एडवर्ड वेलेरे ल्यूकास, ध्यान रखेंगे। मैक्स बियरबोम, मैक्स बियरबोहा, क्या नाम है इनका? मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन
बियर बोहम। नाम जरूर याद रखें। जेबी प्रिस्टली अभी आप बताया था हमने, जेबी प्रिस्टली का क्या नाम है? जॉन बॉइंटन, जॉन बॉइंटन प्रिस्टली। नाम तो आपको मालूम होना ही चाहिए। चलिए अब कितने बच्चों ने आंसर दिया है देखें। 1823 फर्स्ट टाइम, वेरी गुड। 1823 फर्स्ट टाइम एंड आफ्टर 10 years 1833 सेकेंड टाइम, एसेज ऑफ इलिया बाय चार्ल्स लैंग, ध्यान आप रखेंगे। उसके बाद ये जो आपका है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये कब पब्लिश हुआ? इसका जवाब कौन देगा? जवाब आप ही को देना है। प्रियंका गुड मॉर्निंग जी। 1807 टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1807। अब यहां पर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर देख के ये मत सोच लीजिएगा कि विलियम शेक्सपियर, नहीं, विलियम शेक्सपियर तो 1564 टू 1616, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। और एक चीज, आप ढेर सारे बच्चे देख रहे हैं बट लाइक बहुत कम है। आप सारे बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किया है जरूर सेशन को लाइक कर दिया करें। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग novelist contributed to the novels of sea life and made the theme a memorable experiencing of reading। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग, यानी ऑप्शन में जो आपके यहां पे हैं, कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर हम नॉवेलिस्ट की बात कर रहे, कॉन्ट्रीब्यूटेड, जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है अपने नॉवेल्स के माध्यम से सी लाइफ के बारे में, एंड मेड द थीम, और ऐसा थीम दिया है मेमोरेबल एक्सपीरियंसिंग ऑफ रीडिंग, जिसे पढ़ के आपको बहुत मजा आए, जिसमें सी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। जोसेफ कॉनरेड, रुडयार्ड किपलिंग, जॉर्ज मूर। अब यहां पे आइए, आप जोसेफ कॉनरेड का फुल नेम मेरे को बताइए। फुल नेम क्या है इनका, ये आपको बताना है। जोसेफ कॉनरेड के बारे में, जोसेफ कॉनरेड के बारे में बोला जाता है अंटिल 30 साल तक ये इंग्लिश में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे, बट लिख सकते हो इलिटरेट इन इंग्लिश। यानी अपनी उम्र में, यानी 30 साल के उम्र तक जोसेफ कॉनरेड साहब इंग्लिश में इनको बहुत कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बाद में ये बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे स्टोरीज इन्होंने लिखने का काम किया। जोसेफ कॉनरेड साहब, क्लियर है मामला। फुल नेम आपको बताना है। यहां पर रुडयार्ड किपलिंग की बात की गई है, इनका फुल नेम है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। इनका एक वर्क है जंगल बुक, जरूर पढ़िएगा, सवाल वहां से पूछा जाता है जंगल बुक करके। इनसे क्वेश्चन और इसलिए बनेगा क्योंकि ये नोबेल प्राइज विनर हैं, इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। आपको बताना है कब मिला है, क्लियर। बुलबुल ने जवाब दिया है जोजेफ थियोडोर कॉनरेड कॉरिनवॉस्की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपने जो यहां फुल नेम लिखा है बहुत बढ़िया है आपका, इतना बड़ा मैं लिखने वाला तो नहीं हूं, आपको याद रखना है। रसिका ने भी जवाब दिया है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यहां पे आओ, रुडयार्ड किपलिंग, जिनको जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग बोला जाता है, इनका एक वर्क है जंगल बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में देखने सुनने को मिला है। इन्हें नोबेल प्राइज मिला, रुडयार्ड किपलिंग को कब मिला ये आप बताइए। जॉर्ज मूर का फुल नेम है जॉर्ज ऑगस्टस, AUGUSTUS, अगस्टस मूर, याद रखेंगे। जोसेफ कॉनरेड, इनकी एक नॉवेल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जरूर पढ़िएगा। एटीन 1999 में आया। यहां से भर भर के सवाल देखने सुनने को मिलते हैं। तो रसिका बोल रही है 1906, प्रियंका 1889, 1907 सुप्रिया का जवाब सही है। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने यहां पे हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा है, डार्कनेस ऑफ हार्ट होगा या हार्ट ऑफ डार्कनेस होगा, ये आपको बताना है। चलो बताओ, मैंने उल्टा लिखा है क्या, हार्ट ऑफ डार्कनेस या डार्कनेस ऑफ हार्ट, क्या होना चाहिए। जोसेफ कॉनरेड की एक नॉवेल है, ये आप बताएंगे, अगर मैं गलत हूं तो सही करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्लो। अब मार्लो का मतलब ये मत समझ लीजिएगा क्रिस्टोफर मार्लो की बात चल रही है, बिल्कुल नहीं। मार्लो यहां पर एक कैरेक्टर है। मार्लो यहां पे क्या है? एक कैरेक्टर है। और कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो मार्लो कैरेक्टर कहां पे है? जोसेफ कॉनरेड, अभी जस्ट आप पढ़े जोसेफ कॉनरेड के बारे में। इनकी एक नॉवेल है लॉर्ड जीम। लॉर्ड जीम ये अपने आप में क्या है? ये एक नॉवेल है। किनकी नॉवेल है? जोसेफ कॉनरेड साहब की। और जोसेफ कॉनरेड साहब की नॉवेल कब पब्लिश हुई? 1900 में पब्लिश हुई। ईएम फॉस्टर। ईएम फॉस्टर का पूरा नाम क्या? एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। इनकी एक नॉवेल है, बहुत ही प्रोमिनेंट नॉवेल है, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने यूट्यूब सेशंस में देखा भी है, अ पैसेज टू इंडिया। कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, जरूर इसको पढ़िएगा गूगल से, विकिपीडिया से। अ पैसेज टू इंडिया जो पब्लिश हुआ है 1924 में। जहां जिस सिटी की बात इसमें की गई है वह आपका है चंद्रपुर। यह भी पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। और चंद्रपुर कहां है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पैसेज टू इंडिया के बारे में। आप प्रीवियस सेशंस यूट्यूब के देखेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। जो नए बच्चे हैं, जो आज ही देख रहे हैं, प्रीवियस बच्चे तो देखते ही हैं, जो पुराने हैं। एएम फॉस्टर का एक नॉवेल हुआ हॉवर्ड्स एंड, और एक पैसेज टू इंडिया, और भी हैं, इसे आप जरूर पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हॉवर्ड्स एंड ये कब पब्लिश हुआ? 1910 में। 1910 में। चलिए, हमारे बड़े भाई विकास सर आए हैं, उनसे नमस्ते नमस्कार हो रही थी, इसलिए मैं साइड हो गया था। आइए, अर्नोल्ड बैनेट स्ट्रेंजर। इस स्ट्रेंजर का यह भी एक नॉवेल है, और इसका एक नाम है द ग्रेट एडवेंचर। द ग्रेट एडवेंचर। और इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है ये आप बताएंगे, और इसके राइटर हैं अर्नोल्ड बैनेट। अर्नोल्ड बैनेट। चेंजर का दूसरा नाम है द ग्रेट एडवेंचर, जो कि एक नॉवेल है जिसको लिखने का काम अर्नोल्ड बैनेट ने किया। इसका पब्लिशिंग ईयर बंधु आपको बताना है, यानी पब्लिशिंग ईयर आप बताएंगे मेरे को। सब कुछ मैं ही बता दूं? बिल्कुल भी नहीं। आओ, तो मार्लो कैरेक्टर किस नॉवेल में है? जोसेफ कॉनरेड के लॉर्ड जिम नॉवेल में है, जो 1900 यानी 1900 में पब्लिश हुआ है। ध्यान रखेंगे। हार्ट ऑफ डार्कनेस। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अर्नोल्ड बैनेट का एक नॉवेल है चेंजर, जिसका फुल नेम है द ग्रेट एडवेंचर। इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है? कौन बताएगा? फटाफट टकाटक, कौन बताएगा? प्लीज 1905। प्लीज 1905। क्या आपने बुलबुल प्लीज वर्ड क्यों लिखा है? प्लीज का मतलब समझाइएगा। आइए यहां पे नंबर 6 में क्या बोला गया कि हु अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट, कौन से ऐसे नॉवलिस्ट हुए पायोनियर्ड। पायोनियर का मतलब होता है जो जीरो लेवल से किसी भी चीज को टॉप लेवल पे लेके जाए। पायोनियर करना, मोटिवेट करना, मेंटोरशिप देना, गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट पायोनियर्ड साइंस फिक्शन, जो साइंस फिक्शन को बहुत ऊपर तक ले गए। जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को बहुत पायोनियर किया उन्होंने। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के कौन से ऐसे नॉवलिस्ट हैं जो साइंस फिक्शन को बहुत आगे ले गए? क्या नाम होगा? H.G. वेल्स दिया हुआ है ऑप्शन में, हॉवर्ड जॉर्ज वेल्स, ये इनका फुल नेम है। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंस फिक्शन। ये सब आप जरूर याद रखिएगा। फादर ऑफ साइंस फिक्शन किनको बोला जाता है? H.G. वेल्स को। हॉवर्ड जॉर्ज वेल्स, फादर ऑफ साइंस फिक्शन। अब आइए ऑप्शन बी, सैमुअल बटलर। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। सैमुअल बटलर साहब की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1901 में। और इनकी ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद से लिखा था
वो पब्लिश हुआ था 1903 में। कब पब्लिश हुआ? 1903 में, यानी आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के बाद, यानी पोस्टोमसली, मरणोपरांत। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है ये आप बताएंगे। सर एक बात बताएं, जोसेफ कॉनरेड को नोबेल प्राइज मिला है क्या? नहीं, मैं जोसेफ कॉनरेड की बात नहीं कर रहा था, जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग की बात कर रहा था। चलिए एक क्लास ऐसा रखेंगे जिसमें जितने भी नोबेल प्राइज विनर हैं सबकी बात कर दी जाएगी। फिलहाल इन्हें नहीं मिला है। आइए यहां पे सैमुअल बटलर 1903 की बात कर रहे हैं। सैमुअल बटलर की डेथ हुई 1901 में, और ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखा था बहुत पहले, खुद से लिखा गया, तभी तो ऑटो है, बायो है और ग्राफी है। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, और ग्राफ का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, जहां पर खुद की जिंदगी को डिस्क्राइब किया जाए। तो इन्होंने खुद से किया होगा। इनकी डेथ हो गई 1901 में, और ऑटोबायोग्राफी जो है वो 1903 में पब्लिश हुआ, यानी पोस्टोमसली, यानी मरणोपरांत। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है ये आपको बताना है। द वेल ऑफ ऑल फ्लेश। वेरी गुड। और जब भी किसी क्या बोलते हैं राइटर का नाम लिखें, किसी वर्क का नाम लिखें श्वेता, तो ध्यान रहे प्रॉपर वे में है, प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल होना चाहिए। मैं लिखते वक्त मैं भी स्मॉल कर जाता हूं, बस ध्यान रखना। द वेल ऑफ ऑल फ्लेश। वेरी गुड। द वेल ऑफ ऑल फ्लेश। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। क्लियर? आ जाओ। जॉन डेविडसन, मैं आपकी सवाल को बुलबुल समझ गया था। जॉन डेविडसन, जॉन डेविडसन के बारे में पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं। इनका बर्थ और डेथ मेरे को बता दीजिए। बर्थ और डेथ याद रखना बहुत जरूरी होता है, जबकि ढेर सारे राइटर्स हैं और सबका याद रखना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे जहां तक हो सके आप याद जरूर रखें। जॉन डेविडसन का बर्थ और डेथ ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ? H.G. वेल्स, क्योंकि बोला गया था साइंस फिक्शन। Who among the following novelists pioneered science fiction at the beginning of the 20th century? H.G. वेल्स, हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स, फादर ऑफ साइंस फिक्शन बोला जाता है। जरूर याद रखिएगा इन चीजों को। क्लियर है मामला? चलिए 1857। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट। अच्छा एक चीज और बताओ, कल रात में जो पढ़ाया था और सेट नंबर 32 और सेट 31 आपके प्लेटफॉर्म टीचर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर चला गया है ना? बताया जाए। और बाद बाकी ये जो आपका सेट चल रहा है 40 क्वेश्चंस का, ये आपको प्लेटफॉर्म टीचर टेलीग्राम चैनल पे ऑन टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ गया था सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सारा बोर्ड पीडीएफ आपको मिलेगा, ध्यान रखें। और जो भी नहीं मिलता है आप हमें जरूर बता दिया करें। नेक्स्ट, क्योंकि पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में आपको बहुत आसानी होती होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना, इसके अलावा भी गूगल पे, विकिपीडिया पे आपको पढ़ना होता है। Who wrote The Aspect of Novel? The Aspects of Novel। नॉवेल के क्या एस्पेक्ट्स हैं, ये एक वर्क है। इसको लिखने का काम किन्होंने किया? Who wrote, किन्होंने लिखा? और कब पब्लिश हुआ ये? 1928 में। तो इसको लिखने का काम E.M. फॉस्टर। अभी जस्ट बताया आपको E.M. फॉस्टर के बारे में। क्या पूरा नाम है इनका? एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। अल्डवस लियोनार्ड हॉक्सली। इनका बर्थ और डेथ ये आप हमें बताएंगे अभी कमेंट करके। और जेम्स जॉयस, जेम्स जॉयस का फुल नेम क्या होगा? जेम्स ऑगस्टन एलोयसियस जॉयस। अब यहां से एक सवाल आपका बनेगा। इनकी एक नॉवेल है, ऑगस्टाइन है, सॉरी, TINE, जेम्स ऑगस्टाइन एलोयसियस जॉयस, जेम्स जॉयस। इनकी एक नॉवेल है यूलिसिस, ULYSSES। ये नॉवेल है जेम्स यूलिसिस। ये पब्लिश हुआ है 1922 में। यूलिसिस एक नॉवेल है जेम्स जॉयस की, जिनका फुल नेम है जेम्स ऑगस्टाइन एलोयसियस जॉयस। नॉवेल है यूलिसिस जो पब्लिश हुआ 1922 में।
आप एक राइटर का नाम जरूर जानते होंगे, क्या नाम है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, कल भी बताया था। ये पोएट लॉरेट भी हुए हैं इंग्लैंड के 1850 टू 1892, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। ये जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, यहां मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इनका एक पोयम है, इनकी एक पोयम है जिसका नाम है यूलिसिस। यानी यूलिसिस एक नॉवेल भी है, यूलिसिस एक पोयम भी है। नॉवेल की बात करेंगे, राइटर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टाइन एलोयसियस जॉयस, जो 1922 में पब्लिश हुआ। और अगर यूलिसिस पोयम की बात करें तो उसको लिखने का काम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने किया। और ये पब्लिश कब हुआ है? पब्लिश हुआ है 1842 में। और ये लिखा गया था, अगर रिटन ईयर की बात करेंगे, लिखा कब गया था तो 1833 में। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, यूलिसिस एक पोयम है जिसको लिखने का काम टेनिसन साहब किए 1833 में, पब्लिश हुआ 1842 में। और यूलिसिस एक नॉवेल का भी नाम है जो 1922 में पब्लिश हुआ, जेम्स जॉयस लिखे। जेम्स जॉयस का फुल नेम जेम्स ऑगस्टाइन एलोयसियस जॉयस। ये आपको ध्यान जरूर रखना है। बर्थ और डेथ आपने बताया है यहां पर ऑल्डोस लियोनार्ड हक्सली का। अब यहां पे आ जाइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? Who wrote the aspects of the novel in 1928? E.M. फॉस्टर। करेक्ट आंसर ये है। और ये जो मैंने बताया यूलिसिस पोएम नॉवेल, जरूर आप याद रखेंगे, कंफ्यूज आपको होना नहीं है। इसी प्रकार एक और पोएम है, कौन सा है? यहां तो स्पेस है नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर करके ही लिख देता हूं। यहां पे आ जाइए, यहां एक पोएम कौन सा है? द रेनबो, मैंने आपको पढ़ाया था, द रेनबो। द रेनबो एक पोएम है। और द रेनबो का एक और नाम है माई हार्ट लिप्स अप। माई हार्ट लिप्स अप, इसी एक पोएम का एक नाम है जो पब्लिश हुआ है 1807 में। 1807 में हुआ। और द रेनबो पोएम की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे राइटर जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ, तेरे मामला। यहीं पे द रेनबो एक नॉवेल भी है। द रेनबो एक नॉवेल भी है जो पब्लिश कब हुआ? 1915 में। और जब द रेनबो नॉवेल की बात करते हैं तो नॉवेलिस्ट का क्या नाम है बताएंगे? राइटर का क्या नाम होगा ये आप मुझे बताएंगे। बताइए फटाफट। सेशन में मजा आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे खुद मजा आ रहा है इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं। बताएं राइटर का क्या नाम होगा अगर ये नॉवेल हो तो? D.H. लॉरेंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर आपको याद रखना है। आइए यहां पे यूलिसिस नॉवेल, यूलिसिस पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट डेथ फॉर अ हीरो वन ऑफ द बीटरेस्ट। बीटर का मतलब क्या होता है? जो भैया बहुत ही क्रूर टाइप का हो, क्रूवेल जिसको बोलेंगे, बहुत ही तीखा टाइप का। नॉवेल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हु रोट, किन्होंने लिखा डेथ फॉर अ हीरो वन ऑफ द बीटरेस्ट नॉवेल, जो बहुत ही खतरनाक नॉवेल है, प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रिचर्ड एल डिंगटन। रिचर्ड एल डिंगटन, हेरोल्ड मॉनरो, अर्नोल्ड बैनेट। अर्नोल्ड बैनेट के बारे में भी हम जाने थे। हेरोल्ड मॉनरो, मॉनरो की स्पेलिंग ये नहीं होती है, मॉनरो की स्पेलिंग MONRO होती है। और रिचर्ड एल्डिंगटन, इनका एक और नाम है एडवर्ड गॉडफ्रे एल्डिंगटन। एडवर्ड गॉडफ्री एल्डिंगटन। और किन्होंने लिखा डेथ फॉर अ हीरो। डेथ फॉर अ हीरो जो कि नॉवेल है ना, ध्यान रखेंगे आप।
वन ऑफ द बिटरेस्ट नॉवेल, जो बहुत ही खतरनाक नॉवेल है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, रिचर्ड एल डिंगटन, रिचर्ड एल डिंगटन, हेरोल्ड मॉनरो, अर्नोल्ड बैनेट। अर्नोल्ड बैनेट के बारे में भी देखे थे, किसी ना किसी ऑप्शन में आया था। करेक्ट आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट ये देखिए, ये लिटरेचर का बैच है। अभी तो आप मेरे साथ लिटरेचर के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ये जो लिटरेचर का बैच है ये डेली आपको शाम में 6 से 7 में चलता है, मंडे टू फ्राइडे ये आपका बैच। और ये बैच ऑनलाइन मोड में है। 6 to 8 की बात करें, 9 10th की बात करें, 11 12th की बात करें। और ये बैच TRE 4.0 के लिए डेडिकेटेड बैच है, उसी के लिए बैच बनाया भी गया है आप ही के डिमांड पे। 499 फी है और ये बैच सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपको मिलेगा। कहां पर? अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस ऐप पे। अगर किन्हीं को भी लिटरेचर में कोई समस्या है, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ग्रामर बढ़िया है, कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, वो कैब जबरदस्त है, लेकिन लिटरेचर सिरदर्द बना हुआ है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करके लिटरेचर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और TRE 4 में जब इस बैच को पढ़ने के बाद आप जाओगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। अब आइए, आर्यन सिंह यादव क्या कह रहे हैं? सर लिटरेचर में जो नेम क्या है याद नहीं हो रहा, क्या करें? आप डेली इस टाइम यूट्यूब पे आ जाओ, 11 से 12 डेली आ जाइए, और इसका टेस्ट भी होता है, सब बता देंगे आपको। डेली आओ, डेली पढ़ो, सब याद रहेगा। यहां सारे बच्चे देखिए जवाब दे रहे हैं, क्यों? बिकॉज वो डेली आते हैं, यहाँ पे रेगुलर आते हैं। और आपका यूट्यूब सेशन मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे, हर एक दिन होता है, एक भी गैप नहीं रहता है। क्लियर? तो रेगुलर आएंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। और लिटरेचर में प्रॉब्लम है तो ये बैच है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है लिटरेचर का। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपने प्रॉब्लम को बिल्कुल ही सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अदिति गुप्ता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टाइम पे आना है 11 बजे, लेट ना करें। आइए, क्वेश्चन नंबर 9, ओनली कॉनेट। कॉनेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज से एग्री कर जाते हैं, है ना। ओनली कॉनेट आइडेंटिफाई द नॉवेलिस्ट हु सेज दीज वर्ड्स इन हॉवर्ड्स एंड। अभी आपने हॉवर्ड्स एंड के बारे में पढ़ा था, जो पब्लिश कब हुआ है? 1910 में, 1910 में पब्लिश हुआ है ना। और इसको लिखने का काम किन्होंने किया? तो हु ओनली कॉनेट आइडेंटिफाई द नॉवेलिस्ट। कौन से नॉवेलिस्ट हैं? हु सेज दीज वर्ड्स इन हॉवर्ड्स एंड। हॉवर्ड्स एंड एक नॉवेल है, एक नॉवेल है, और कॉनेट वर्ड का इस्तेमाल इस नॉवेल में किया गया। और ये किन्होंने लिखा है? E.M. फोस्टर साहब ने लिखा है, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। H.G. वेल्स, H.G. वेल्स। अभी आपको मैंने पढ़ाया H.G. वेल्स के बारे में, क्या? हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स। और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंस फिक्शन। अभी आप मेरे साथ पढ़े इस चीज को, फादर ऑफ साइंस फिक्शन। याद रखेंगे, एक बार में कुछ भी याद नहीं होगा, बार बार पढ़ोगे तभी होगा। फादर ऑफ साइंस फिक्शन। जेम्स जॉयस के बारे में बताया, जेम्स ऑगस्टाइन एलोयसियस जॉयस, अभी जस्ट आपको पढ़ाए। इनकी एक नॉवेल है यूलिसेस, अभी देखो कहां पढ़ाया, 1922 में पब्लिश हुआ। जेम्स ऑगस्टाइन एलोयसियस जॉयस, नॉवेल है यूलिसेस 1922 में। और इसी नाम का एक पोयम भी है। पोयम लिखने का काम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने किया, और इसी नाम से नॉवेल लिखने का काम जेम्स जॉयस ने। पब्लिश हुआ नॉवेल 1922 में। और वहीं पे पोयम की बात करेंगे, 1833 में ये लिखा गया टेनिसन के द्वारा, और 1842 में ये पब्लिश हुआ। ध्यान रखना है। चलिए, तो आप यहां समझ गए, हर एक ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जब इस तरीके से आप डील करके जाएंगे तो हर एक ऑप्शन आपको मालूम होगा, और जब हर एक ऑप्शन की जानकारी होती है तो एलिमिनेट करना भी आसान होता है। बैच लिए हैं सर, बैच लिए हैं तो बने रहे, वहां रेगुलर पढ़ें, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और बैच लिए हो तो कैसा लग रहा है उस बैच में पढ़ने के बाद बताएंगे आप। जो भी आपको लग रहा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव कुछ लग रहा है तो नेगेटिव बोलेंगे, विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए आप आराम से हर एक चीज बता सकते हैं यहां पे। नंबर 10, D.H. लॉरेंस। अभी आपने पढ़ा D.H. लॉरेंस के बारे में, डेविड हावर्ड लॉरेंस। इनकी एक नॉवेल है द रेनबो, 1915 में पब्लिश हुई। और द रेनबो एक पोयम भी है, उसका एक और नाम है माई हार्ट लिफ्ट्स अप, जो 1807 में पब्लिश हुआ, वो पोयम है। और उसके राइटर आपके विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं, अभी जस्ट बताया। D.H. लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ हिज नॉवेल्स थॉट एडवेंचर आइडेंटिटी द नॉवेल। D.H. लॉरेंस जो है ये अपने एक नॉवेल्स को बोलते हैं एडवेंचर आइडेंटिफाई द नॉवेल, थॉट एडवेंचर।
आइडेंटिफाई द नॉवेल, यानी कौन सा नॉवेल है जिसको आप फाइंड करेंगे। नमस्कार सर, बाहर में इसी का मजा ले लिया जाए। चलिए, आपके चहेते अभी आशीष सर धूप से यहाँ आए हैं, बोल रहे बहुत गर्मी है। हम बोले इसी का मजा ले लीजिए, इनको चाय कॉफी मंगवा दे। चलिए ठीक है, आइए यहाँ पे। तो D.H. Lawrence called one of his novels thought adventure identify the novel The Trespasser। ये द ट्रेसपासर जो नॉवेल है, इसको लिखने का काम D.H. लॉरेंस साहब किए हैं और ये पब्लिश हुआ है 1912 में। द रेनबो के बारे में भी जस्ट बात किए थे कि द रेनबो जो है ये 1915 में पब्लिश हुआ अगर नॉवेल की बात करोगे, और यही द रेनबो है 1807 में पब्लिश हुआ अगर आप पोएम की बात करेंगे। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर नॉवेल की बात करेंगे तो भैया D.H. लॉरेंस साहब, और अगर पोएम की बात करेंगे तो WWW यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, ध्यान रखना है। और विमेन इन लव की बात करेंगे तो ये आपका कब पब्लिश हुआ है 1920 में। मैं 18 क्यों लिख रहा था वही मैं सोच रहा हूं, 1920 में विमेन इन लव। अब यहीं पे आप कंफ्यूज कर जाते हैं, कल परसों कभी ना कभी पढ़ाया तो जरूर है, विमेन इन व्हाइट। विमेन इन व्हाइट ये भी एक नॉवेल है, ये भी एक नॉवेल है भैया आपका, और ये पब्लिश हुआ है 1860 में। अब यहां पे विमेन इन लव 1920 D.H. लॉरेंस, विमेन इन व्हाइट सिर्फ लव और व्हाइट का फर्क है, नॉवेल 1860। अब इसके राइटर कौन, इसके राइटर कौन है आपके, देखिए बताया था आपको, विलियम विल्की कॉलिंस। याद आया, याद आया कि नहीं आया। आलोक कुमार सर, लिटरेचर पोर्शन स्ट्रॉन्ग कैसे करें। आलोक जी डेली आपको यहां पे आना है 11 बजे यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब चैनल पे हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को। क्लियर। दूसरी बात, ये इस बैच के बारे में भी जस्ट बताया, अगर लिटरेचर में कोई प्रॉब्लम है तो ये धाकर बैच है, लिटरेचर का फाउंडेशन बैच है, जो हमारे ऐप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे आपको मिलेगा, जो अपना ऐप है ना। ऑनलाइन मोड में ये बैच 6 से 7 में आपका पर डे चलता है, मंडे टू फ्राइडे। यहां विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, बैच स्टार्ट हुआ है। पहला टॉपिक विलियम वर्ड्सवर्थ हम पढ़ रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ के बाद आज ही स्टार्ट कर देंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। और इस बैच की जो फी है 499 है। इस बैच में जिस भी टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका लिटरेचर वीक है, ठीक है। आइए यहां पे, और यहां आओगे तो यहां इस तरीके से क्वेश्चंस डील किया जाता है आपका। देख लीजिए, हर एक ऑप्शन को ही टच कर रहे हैं, है ना, और बिल्कुल डीपली डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो डेली आप आएंगे और उस बैच में आप बने रहेंगे तो लिटरेचर का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो गया हमारा, द ट्रेसपासर। और बाद बाकी ये आपके जो आप कंफ्यूज होते हो, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्लियर हो गया। चलिए 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लिटरेचर से। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब पैसेज हमें देखने सुनने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब देते हैं, मजा आ जाता है पढ़ा के। चलो, पैसेज तो सही से दिख रहा होगा, इसमें कोई समस्या तो आपको होनी नहीं चाहिए। आइए पढ़ता हूं इसको, ध्यान से आप देखेंगे सुनेंगे, क्योंकि पैसेज भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट, पहला वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मींस मतभेद, है ना। कॉन्फ्लिक्ट हैड एग्जिस्टेड बिटवीन स्पेन एंड इंग्लैंड, यानी बहुत पहले से स्पेन और इंग्लैंड में कुछ मतभेद चल रहा था। सिंस द 1517 यानी 1570 से। England wanted a share of the wealth that Spain had been taking from the lands it had claimed in the Americas। अब देखिए, यह क्लेम किया गया है अमेरिका के द्वारा कि इंग्लैंड जो है वो चाहता है कि उसे शेयर मिले वेल्थ में। किससे भैया, तो स्पेन से। That Spain had been taking from the lands, जो स्पेन ने लिया है ना, उस सेंस में। और इसका क्लेम किया गया है, दावा किया गया है अमेरिका के द्वारा। एलिजाबेथ फर्स्ट क्वीन ऑफ इंग्लैंड इनकरेज्ड हर, इनकरेज मतलब आपको मोटिवेट करना, आपका उत्साहवर्धन करना। हर स्टाउंच एडमायरल ऑफ द नेवी सर फ्रांसिस डार्क, ये नेवी के ऑफिसर हैं, सर फ्रांसिस ड्रैक, टू रेड स्पेनिश शिप्स, जिन्होंने रेड किया है स्पेनिश शिप को, एंड टाउन्स को, शहर को। दो दीज रेड्स वर ऑन अ स्मॉल स्केल, ये जो रेड्स किया गया छोटे स्केल पे किया गया। ड्रैक अचीव्ड ड्रामेटिक सक्सेस, ड्रैक
जो सफलता मिली वो ड्रामाटिक थी, मतलब फिल्मी थी, ड्रामेटिक। एडिंग गोल्ड एंड सिल्वर टू इंग्लैंड ट्रेजरी, उससे कुछ आपको खजाने भरने का मौका मिल गया, किसको? इंग्लैंड को। एंड डिमिनिशिंग, डिमिनिश का मतलब होता है ग्रैबट, स्पेन सुपरमेशी, जब आप किसी को लूटेंगे तो आप तो लूट के मालामाल हो ही जाएंगे, सामने वाला कंगाल हो जाएगा। तो वही बोला गया, अपने ट्रीजर को भरा, अपने खजाने को भरा इंग्लैंड ने, लूटा किसको? तो स्पेन को, तो वो डिमिनिश कर गया, यानी उसका खजाना कम पड़ गया। सुपरमेशी जो पावर है, जो डोमिनेंस है। रिलीजियस डिफरेंसेस ऑल्सो कॉज्ड कॉन्फ्लिक्ट, दोनों में अगर इंग्लैंड और स्पेन की बात करें तो रिलीजियस डिफरेंसेस भी देखने को मिले, धार्मिक आधार पर भी भेदभाव था, जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था, भेदभाव हुए थे बिटवीन द टू कंट्रीज। इंग्लैंड एंड स्पेन की बात कर रहे, वेयर जबकि स्पेन वॉज रोमन कैथोलिक। क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो वहां पे कैथोलिक, प्यूरिटन, बहुत सारे टर्म्स आते हैं, है ना। स्पेन जो था वो रोमन कैथोलिक, मोस्ट ऑफ इंग्लैंड हैड बिकम प्रोटेस्टेंट, है ना। ये सब क्रिश्चियनिटी के पार्ट है, टाइप है ना। स्पेन में रोमन कैथोलिक लोग हैं और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट हैं। किंग फिलिप सेकंड ऑफ स्पेन वांटेड टू क्लेम द थ्रोन एंड मेक इंग्लैंड अ कैथोलिक कंट्री अगेन। इन्होंने स्पेन के जो सेकंड किंग थे, किंग फिलिप सेकंड थे, उन्होंने कहा वांटेड टू क्लेम, दावा करना चाहते थे, और थ्रोन, गद्दी एंड मेक इंग्लैंड अ कैथोलिक कंट्री अगेन, और बोले इंग्लैंड को कैथोलिक कंट्री बना दिया जाए। टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन, अपने एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड ऑल्सो रिटेलिएट का मतलब होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ध्यान रखेंगे, अगेंस्ट इंग्लैंड थेफ्ट ऑफ हिज गोल्ड एंड सिल्वर, और जवाब देना चाहते थे कि जो हमारे यहां चुराया गया हम भी लाएंगे। किंग फिलिप बिगेन टू बिल्ड हिज फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स, यानी युद्धपोत, जिसको आप बोलते हैं लड़ाई करनी है, युद्ध विपन हथियार तैयार करना है, फ्लीट ऑफ वॉरशिप, जहाजों का बेड़ा। द स्पेनिश अर्माडा वही होता है, फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स। इन जनवरी 1586 फिलिप इंटेंडेड मतलब इंटेंशन, इंटेंड वर्ब है, इंटेंशन नाउन है। हिज फ्लीट टू बी इनडिस्ट्रक्टिबल, है ना। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज डैमेज हो जाए, इनका मीनिंग होता है नॉट, इबल का मतलब योग्य, यानी ऐसा बनाया जो डैमेज ना हो। इन एडिशन टू, इसके अलावा, इन एडिशन टू का मतलब होता है इसके अलावा और भी कुछ है। बिल्डिंग न्यू वॉरशिप्स, नए नए वॉरशिप्स बनाए गए, यानी युद्धपोत। ही मार्शल्ड 130 सेलिंग वेसल्स जा रहे हैं, ऑफ ऑल टाइप्स, एंड रिक्रूट का मतलब होता है मेंबर को आप रिक्रूट करते हैं, सोल्जर को नियुक्त करते हैं, रिक्रूट। मोर देन 19,000 रोबस्ट सोल्जर, और रोबस्ट का मतलब होता है काफी स्ट्रांग होना, वर्ड का ध्यान रखेंगे। सोल्जर्स एंड 8,000 सेलर्स, नाविकों की बात किए, और 19,000 रोबस्ट सोल्जर्स भेजे गए, है ना, 130 वेसल्स में। ऑल्दो सम ऑफ हिज शिप्स लैक्ड गन्स, कुछ शिप्स में बंदूकें कम थी, गन्स कम थी, एंड अदर लैक्स एम्युनिशन, और कुछ में हथियार थे। फिलिप वॉज कन्विंस्ड दैट हिज अर्माडा मींस फ्लीट ऑफ वॉरशिप, जहाजों का जो बेड़ा है, कुड विदस्टैंड एनी बैटल विद इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड से किसी भी टाइप का बैटल जो होगा उसमें हम डटे रहेंगे। द मार्शियल अर्माडा सेट सेल फ्रॉम लिस्बन, जगह का नाम है पुर्तगाल, ऑन May 9, 1588, बट बैड वेदर, लेकिन मौसम खराब रहा। बैड वेदर फोर्स्ड इट बैक टू पोर्ट, लेकिन मौसम के खराब होने से इनको पोर्ट पे वापस आना पड़ गया। द वोएज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, सी ट्रिप पे जो लोग जाते हैं। रिज्यूम्ड ऑन जुलाई 22, है ना, फिर जुलाई 22 को यात्रा फिर से शुरू की गई, क्योंकि यहां पे बैड वेदर था, लोग पीछे हट गए थे, है ना। फिर यात्रा शुरू की गई जुलाई 22। आफ्टर द वेदर बिकेम मोर स्टेबल, जब मौसम सही हुआ। द स्पेनिश फ्लीट मेड द स्मॉलर, फास्टर एंड मोर मैन्यूवेरेबल, यानी जो चीज बढ़िया हो। इंग्लिश शिप्स इन बैटल ऑफ द कोस्ट ऑफ प्लायमाउथ, इंग्लैंड, फर्स्ट ऑन जुलाई 31 एंड अगेन ऑन अगस्त 2। द टू बैटल्स लेफ्ट स्पेन वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? इजिली टू बी डैमेज, जो आसानी से टूट जाए, नुकसान पहुंचे। हैविंग लॉस्ट सेवरल शिप्स एंड विद हिज इट्स एम्युनिशन, बहुत सारे शिप्स उनके डैमेज हो गए, बहुत सारे हथियार डैमेज हो गए, डिप्लीटेड, खाली हो गए। कब तक? ऑन अगस्त 7 तक। वाइल द अर्माडा मींस फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स, जहाजों का जो बेड़ा है,
lay at anchor on the French side of the Strait of Dover. स्ट्रेट बोलते हैं वो पानी का वो रास्ता जो है. इंग्लैंड सेंट 8 burning ships into the midst of Spanish fleet to set in fire. आग लगा दिया गया. Blocked on one side, एक साइड से ब्लॉक कर दिया गया. The Spanish ships could only drift away, भाग पाए. Their crews in panic and disorders, और उनके जो भी मेंबर थे बहुत पैनिक हुए, तितर बितर हो गए, डिसऑर्डर्ड हो गए. Before the armada could regroup, फिर से रिग्रुप होने से पहले द इंग्लिश अटैक अगेन. इंग्लिश मतलब उनको एकत्रित तो होने ही नहीं दिया, इंग्लैंड ने फिर अटैक कर दिया ऑन अगस्त 8. ऑल्दो द स्पेनियार्ड्स मेड अ वैलेंट एफर्ट, जबकि स्पेनिश ने बहुत तगड़ा एफर्ट लगाया. वैलेंट का मतलब तगड़ा, स्ट्रॉन्ग एफर्ट टू फाइट बैक, फिर से फाइट किया जाए. द फ्लीट सफर्ड एक्सटेंसिव डैमेज, बहुत सारा डैमेज हो गया. ड्यूरिंग द 8 hours ऑफ बैटल, लगातार 8 घंटे 8 hours बैटल चला. द अर्माडा ड्रिफ्टेड पैरिलसली, पैरिलसली मतलब डेंजरसली, खतरनाक तरीके से, क्लोज टू द रॉकी कोस्ट लाइन. रॉकी मतलब चट्टान, कोस्ट लाइन समुद्री तट. एट द मोमेंट व्हेन इट सीम्ड दैट द स्पेनिश शिप्स वुड बी ड्रिवन ऑन टू द इंग्लिश शोर, यानी इंग्लिश शोर कहने का मतलब समुद्री तट इंग्लैंड ले जाया गया. द विंड शिफ्टेड एंड द अर्माडा ड्रिफ्टेड आउट इनटू द नॉर्थ सी. The Spaniards recognized the superiority of the England fleet and returned home defeated. बाद में हार के स्पेन लौट आए. कहानी आप समझ गए होंगे. आइए यहां पे. सर फ्रांसिस ड्रैक added wealth to the treasury to diminish Spain's क्या? Unlimited power, unrestricted growth, territory. Unlimited power, स्पेन के सुपरमेसी को समाप्त किया गया था, उसके डोमिनेशन को समाप्त किया गया था, यानी उसके पावर को समाप्त कर दिया गया था. अनलिमिटेड पावर जो था उसको खत्म किया गया. अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, जो लिमिटेड ना हो. ग्रोथ, ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं. टेरिटरी, हर एक एरिया की बात नहीं की गई थी, उसके सुपरमेसी को, उसके डोमिनेंस को समाप्त किया गया था. किंग फिलिप रिक्रूटेड मैनी डैश सोल्जर्स एंड सेलर्स. बहुत सारे कैसे सोल्जर्स थे. कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया था यहां पे, यहां पर देखिए पैसेज में कौन सा वर्ड था. रोबस्ट. रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग यानी कि सॉलिड. वॉर लाइक, स्ट्रॉन्ग, अकॉम्प्लिश्ड. अकॉम्प्लिश्ड का मतलब होता है एक्सपर्ट. वॉर लाइक जो लड़ाकू टाइप का हो, और स्ट्रॉन्ग मजबूत, यानी रोबस्ट का सिनोनिमस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. द डैश अर्माडा सेट सेल ऑन May 9, 1588. द डैश अर्माडा, इंडिपेंडेंट अर्माडा, कंप्लीट नहीं, वॉर लाइक नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र था और बिल्कुल मजबूत था कि भैया हिला के रख देंगे, लेकिन खुद हिल के आ गया. करेक्ट आंसर सी. द टू बैटल्स लेफ्ट द स्पेनिश फ्लीट. दो लड़ाई के बाद क्या हुआ, ओपन टू चेंज. ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विक्ट्री, स्पेन विक्ट्री नहीं हुआ, ये डिफीट हुआ. ओपन टू अटैक, बार बार इस पे अटैक होने लगा. करेक्ट आंसर सी, सी फॉर कैनेडा. द अर्माडा वॉज डैश ऑन वन साइड. अर्माडा को क्या कर दिया गया, एक साइड से बंद कर दिया गया था, आग लगा दिया गया था इंग्लैंड के द्वारा. क्लोज्ड ऑफ, डैमेज या अलोन नहीं, क्लोज ऑफ, एक साइड से बंद कर दिया गया. करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ए फॉर आगरा. यहां तक आप समझे होंगे. आइए, ये क्या है बंधु. देखिए, जिन बच्चों को वोकैब में प्रॉब्लम होता है, जैसे आप पैसेज अभी पढ़ रहे थे और इस पैसेज में आपको ढेर सारे वर्ड्स देखने को मिले, और जब तक शब्दों की समझ नहीं होगी आपको कॉम्प्रिहेंशन या एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ या एक पैसेज कभी भी समझ में नहीं आएगा. उसी के लिए, उस वोकैब की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये आपका वोकैब का बैच है. फॉर ऑल एग्जाम द कंप्लीट वोकैब बैच. साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजल वर्ब, हर एक चीज यहां पर पढ़ाया जा रहा है. डेली आपको रात्रि में यानी रात में 8:30 to 9:30 ये बैच आपका चलता है, जिसकी फी है 299. अगर वोकैब में प्रॉब्लम हो किन्हीं को तो ये बैच आप ले सकते हैं. और ये ऑनलाइन मोड में बैच है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो अपना ऐप है, इसी ऐप पे हर एक बैच मिलेगा. और ये बैच वोकैब के लिए डेडिकेटेड है, यानी शब्दों को सीखने के लिए. अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो, इस बैच में आप इनरोल हो सकते हैं. आइए, एक क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट वैसे TRE 1, 2, 3 में देखने सुनने को नहीं मिला है, लेकिन आगे अगर क्या पता देखने को मिल जाए, इसीलिए आपको दिया जा रहा है क्लोज टेस्ट यहां पे. आइए, इसे सॉल्व करने के लिए पहले आप पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कंप्लीटली, उसके बाद सॉल्व करेंगे. यहां पर हर एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है. द ब्लॉकेड ऑफ द नेशनल हाईवे लीडिंग टू द मणिपुर वैली. मणिपुर की बात कर रहे हैं, और जो नेशनल हाईवे है, NH है, उसको ब्लॉक करके रखा गया है.
called by the United Naga Council has been in place since November 1st. This has severely affected life in the state. अगर आप यातायात के साधन को ही रोक देंगे तो उसका बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ेगा. सीवियरली अफेक्टेड लाइफ इन द स्टेट. स्टेट मीन्स मणिपुर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे. With shortages and dash cost of essential supplies such as fuel and food, even as demonetization has dash problems. Blockades like these are not new to Manipur. Blockade मणिपुर के लिए नई बात नहीं है, बार बार होते रहता है. In 2011, there was initially a 100-day plus blockade. 100 दिन बंद रहा था मणिपुर. Enforced by Kuki-led groups. कम्युनिटी की बात है, वहां पे एक ट्राइब है, जाति है कुकी, उसकी बात कर रहे. एंड काउंटर्ड लेटर बाय नागा ग्रुप्स. और बाद में काउंटर हुआ नागा ग्रुप के द्वारा, विरोध हुआ. Which together had a dash effect on life in Manipur. This time the blockade is in place to oppose the creation of new district. और अभी जो विरोध किया गया था वो इस सेंस में कुछ डिस्ट्रिक्ट को ब्रेक करके नए जिले बनाए गए होंगे, उसका विरोध चल रहा था. ऐसा नहीं होना चाहिए. बाय द ऑक्रम इबॉबी सिंह गवर्नमेंट, है ना, ये सरकार में रहे होंगे. On December 9, it issued a dash notification for the creation of 7 new districts by bifurcating. Bifurcating मतलब डिवाइड कर देना. 7 थे, अब 8वां बनाया जा रहा है, of a total of 9 districts. This decision had as much to do with long pending demands, in particular for a new Kuki majority district to be carved out of the larger Senapati Hill district, dash with easing administrative access to dash areas from the district headquarters. अब आइए, समझ गए आप, सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन यहां पे है, इसको फिर से पढ़िए. The blockade of the national highways leading to the Manipur Valley, called by the United Naga Council (UNC), has been in place since November 1st. This has severely affected life in the state with shortage and dash. जब आपका डिमांड बढ़ जाता है ना, सप्लाई कम हो जाती है, चीजें महंगी हो जाती है. In the state with a shortage and dash costs essential supplies such as fuel and food, even as demonetization has dash problems. अब क्या होगा, शॉर्ट चीजें कम हैं, देना सभी को है, तो महंगाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एस्केलेटिंग कॉस्ट, एस्केलेट का मतलब बढ़ना. अप फ्रंट, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना. देखिए शॉर्टेज ये हुआ है, बट कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट घटेगा. सामान कम है, ज्यादा लोगों में देना है, तो कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, है ना. और यहां पर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो एस्केलेटिंग. ऐसा नहीं कि शॉर्टेज इज डिमिनिशिंग द कॉस्ट, नहीं. कॉस्ट कम तब होगा जब चीजें पर्याप्त मात्रा में है ना. सेंस को पकड़ना है. Escalating the cost of essential supplies such as fuel and food, even as demonetization has dash problems. Demonetization has. Exceed का मतलब होता है कोई भी चीज एक्सेस बढ़ना. पेसिफाई पॉजिटिव वर्ड है शांत करना. और एग्जासर्बेट का मतलब होता है सिचुएशन का बदतर होना, यानी वर्षन. और डिमोनिटाइजेशन को अगर आप याद करेंगे, नोटबंदी हुई थी, सिचुएशन बदतर हो गया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिमोनिटाइजेशन हैज एग्जासर्बेटेड प्रॉब्लम्स को और गंदा कर दिया था. ब्लॉकेड्स लाइक दिस आर नॉट न्यू टू मणिपुर. मणिपुर के लिए नई बात नहीं है. In 2011, there was initially a 100-day plus blockade enforced by Kuki-led groups and countered later by Naga groups, which together had a dash effect on life. Testing effect, counter effect, debilitating effect. अब क्या करेगा, जब आप बंद करेंगे, काम नहीं करेंगे, उस सब का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपको कमजोर कर देगा वो चीज. तो डेबिलिटेटिंग वर्ड का मीनिंग होता है कमजोर करना. Debilitating effect on life in Manipur. This time the blockade is in place to oppose the creation of new district by the Okram Ibabi Singh government. On December 9, it issued a dash notification for the creation of 7 new districts by bifurcating 7 of total 9 districts. अब आ जाइए यहां पर क्या बोल रहा है. This time the blockade is in place to oppose the creation of new district by Okram Ibabi Singh government. On December 9, it issued a dash notification. A dash, a special, a live, a gazetted. Gazetted का मतलब होता है ऑफिशियल.
और यहां पर जिला बनाना है, कुछ करना है, तो वो आधिकारिक आदेश होगा, ब्यूरोक्रेट, गवर्नमेंट, हर एक चीज वहां पर इस्तेमाल करेंगे गैजेट, गैजेट ऑफिस नाम सुने होंगे आप। Notification for the creation of 7 new districts by bifurcating 7 of a total of 9 districts. This decision had as much to do with long pending demands, in particular for a new Kuki majority district to be carved out. नया डिस्ट्रिक्ट डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। Of the larger Senapati Hill district dash as with easing administrative access to dash areas. ऑफशोर एरियाज, फार फ्लंग एरिया, आउटस्कर्ट्स। ऑफशोर का मतलब होता है, शोर का मतलब होता है समुद्री तट, फार फ्लंग का मतलब होता है फार एंड वाइड, दूर दराज, और आउटस्कर्ट्स बाहर की बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक्सेस टू, पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो यानी दूर दराज इलाकों में भी उसकी पहुंच होनी चाहिए। एरियाज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, फार फ्लंग मतलब फार एंड वाइड, फार एंड वाइड, ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। तो यहां तक किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, अगर हो तो पूछिएगा जरूर। अब यहां से सॉल्व करेंगे, फिलहाल मैं एक बार पानी पी लूं। आइए यहां पे सिनोनिम, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मामला है। यहां पे लिखते लिखते आ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होगा? कॉन का मीनिंग होता है टुगेदर। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है कंजंक्शन, कंजंक्शन, और कंजंक्शन का काम है दो फ्रेज, दो क्लॉज, दो सेंटेंस को आपस में क्या करना? कनेक्ट करना। और ट्रैक्ट वर्ड आया है, ट्रैक्ट का मतलब होता है पुल करना, यानी कि खींचना। कॉन्ट्रैक्ट, जब दो चीज आपस में खींचे हुए एक साथ आ जाए, यानी चीजें बहुत लंबा चौड़ा है, खींच के आपने छोटा कर दिया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आपका ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे तो वर्ब होगा। और कॉन का मीनिंग टुगेदर, पुल का, ट्रैक्ट का मीनिंग पुल करना, खींचना, यहीं से आपका वर्ड बनता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर अपने साथ खींचने का काम करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग होता है चीजों को क्या करना? छोटा कर देना। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कंसाइज, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एब्रीज, ABRIDG, है ना। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ब्रीफ, संक्षिप्त करना। और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है शॉर्टेन, SHORTEN, शॉर्टेन, संक्षिप्त करना। आइए, ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग अभी जस्ट बताया, ट्रैक्ट का मतलब होता है पुल करना, ध्यान आप रखेंगे। इसी ट्रैक्ट से आप ढेर सारा वर्ड पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक वर्ड आप पढ़ते हैं अट्रैक्ट, आकर्षित होना। एक वर्ड आप पढ़ते हैं डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट की बात करेंगे, डिस किसी भी वर्ड के पहले आ जाए, उसका मीनिंग नॉट है। और नॉट पुलिंग, यानी किसी की ओर आप आकर्षित नहीं हो रहे हैं। यह है आपका पैक्ट करना। हाँ, कॉम्पैक्ट वर्ड आता है छोटा करने के लिए, ध्यान रखेंगे। यह है आपका एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को आपने इनलार्ज कर दिया है, बड़ा कर दिया है, तो एक्सपेंड आपका हो जाएगा इनलार्ज के सेंस में। किसी भी चीज को आपने क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। इसी का एक्सपेंड, ये वर्ब है आपका, इसी का आपका हो जाता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। और यहीं से आपका वर्ड बन जाएगा एक्सपेंसिव, EXPANSI भी। अब इस एक्सपेंसिव में आप देखें तो ए है, और एक एक्सपेंसिव आपका ये वाला होता है EXPENSI भी। और यहां पे एक्सपेंसिव को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ई, इसका मतलब होता है कॉस्टली। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस एक्सपेंसिव में आपका ए आया है, यहां पर ई आया है, ई वाला कॉस्टली, और पी ए वाला जो है एक्सपेंसिव, यानी स्कोप को, रेंज को, एरिया को बड़ा करना, उस सेंस में बात करेंगे। और एवरेज वर्ड का मीनिंग होता है छोटा करना। यहां पर मैंने कहीं पे लिखा भी है एवरेज, एवरेज का मतलब होता है इन शॉर्ट, यानी संक्षिप्त में हर एक चीज का विवरण होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब छोटा करना ही हो गया। कॉन का मीनिंग टुगेदर, पुल का मीनिंग एक साथ लाना। करेक्ट आंसर सिनोनिमस वर्ड आपका हो जाएगा एब्रीज। जो भी वर्ड आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका है वह, ध्यान रखेंगे। कॉवेनेंट, कॉवेनेंट वर्ड हो जाता है एग्री करने के सेंस में। आइए नेक्स्ट वर्ड एंटनी, ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। ओबे आपका वर्ब के तौर पे है। इसके लिए देखिए कुछ कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब आते हैं। एक वर्ड आपका होता है अबाइड, और अवाइड, और एक वर्ड होता है आपका कॉम्प्लाई। और देखिए अवाइड और कॉम्प्लाई में क्या डिफरेंस है? अवाइड के साथ बाय का इस्तेमाल होता है और कॉम्प्लाई के साथ विद का इस्तेमाल होता है। वी शुड अबाइड बाय रूल एंड रेगुलेशन, वी शुड कॉम्प्लाई विद द रूल एंड रेगुलेशन,
है ना। अबाइड बाय भी आज्ञा का पालन है, कॉम्प्लाई विद भी आज्ञा का पालन है। ध्यान रखेंगे अबाइड के साथ बाय लगेगा, कॉम्प्लाई के साथ विद लगेगा। यहीं पे आप वर्ड इस्तेमाल अगर करते हैं तो ऐसे करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद, किसी चीज के अनुसार जब आप होते हैं, इन अकॉर्डेंस विद होता है, ध्यान रखना ये सब चीजें। और एक होता है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू होता है, आपको ध्यान रखना है। और एक वर्ड और याद रख लीजिए, कन्फर्म, CONFORM, ये कन्फर्म है। और रेलवे में टिकट आपका कन्फर्म होता है, CONFIRM। तो ये कन्फर्म हो गया, जो चीज श्योर है, जो चीज निश्चित है कि हमारा लोअर बर्थ है, अपर बर्थ है, मिडल वाला है, साइड अपर साइड लोअर। रेलवे में जो बर्थ की आप बात करते हैं वो कंफर्म टिकट की बात करते हैं। ये कंफर्म है। कॉन का मीनिंग होता है टुगेदर, फॉर्म का मीनिंग स्ट्रक्चर, यानी आपका बनावट जो है उस चीज के अनुकूल है या नहीं। तो अबाइड बाय, कॉम्प्लाई विद, इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डिंग टू या कंफर्म, किसी भी चीज के अनुसार होना, यानी आज्ञा का पालन करना, यानी वर्ड आपका आया है ओबे, इसी का सिनोनिमस वर्ड हो जाएगा। अब आइए अट्रैक्ट, अभी आपने जस्ट पढ़ा अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। इसके अलावा एक दो वर्ड पढ़ लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है इंटाइस, इंटाइस का मतलब अट्रैक्ट होना। एक वर्ड है एल्योर करना, यह भी आकर्षित होने के सेंस में है, ल्योर वर्ड भी आप पढ़ सकते हैं। और एक वर्ड होता है सिड्यूस, सिड्यूस तो लेडी के लिए इस्तेमाल होता है। सिड्यूस करने का मतलब होता है, क्या बोल सकते हो इसको, इस अंदाज में समझाएं आपको, रिझाना, जब महिलाओं अपनी अदाओं से मर्दों को रिझाती है। या मूवी में जो आइटम सॉन्ग होता है ना, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, खास करके जो मेल ऑडियंस है ना, उसको बोलते हैं सिड्यूस करना, सिडक्टिव लेडी, है ना। चाहे आप आइटम सॉन्ग की बात, नोरा फतेही की बात कर लीजिए, या और भी जो भी डांसर्स हैं आप उनकी बात कर सकते हैं, उस सेंस में यूज होता है सिड्यूस करना। डिसओबे की बात करेंगे, डिस आपका हो जाएगा नेगेटिव वर्ड, ध्यान आपको मालूम होना चाहिए। डिसकलर बोलते हैं, डिस्क्वालीफाई बोलते हैं। और ओबे यानी डिसओबे क्या है, यानी आप आज्ञा का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और रिपेल का मतलब भी होता है क्या, डिस्ट्रैक्ट करना, है ना, डिस्ट्रैक्ट, यानी आप आकर्षित नहीं हो रहे। तो आपका करेक्ट आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए, जबकि आपके आंसर के में आंसर सिर्फ सी दिया है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, यहां पे आंसर आपका डी होना चाहिए। ठीक है। कॉन्ट्रावेन होता है विरोध करना, कॉन्ट्रावेन, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, विरोध करने के सेंस में। अब आ जाओ यहां पे, वन वर्ड है पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज गार्ड टू अ वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का काफिला आप देखिए जा रहे हैं कार से, और बाहर से बाइक पे चढ़ के या कार पे जो सोल्जर खड़े होके गार्डिंग देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उनको आप क्या बोलिएगा, आउट राइडर्स। आउट और राइडर्स, राइडर मतलब बाइक पे है, बाहर से प्रोटेक्शन दे रहा, आउट राइडर्स कहलाएगा। सर्वेंट तो होता है नौकर, जिसको बोलेंगे। और कमांडर्स, कमांडोज, जो कमांडोज सोल्जर्स का एक टाइप हो गया, लेकिन उस समय जो गाइडिंग प्रोटेक्शन दिया जाता है उसको आउट राइडर्स कहते हैं। इडियम एंड फ्रेज, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है एंग्रीली, यानी गुस्से में होना, एंग्रीली गुस्से में होना होता है। यहां पर स्लोली है, एक्साइटेडली है और डेलिबरेटली है। अब यहां पे देखिए एक्साइटमेंट भी आपका गुस्से में आता है, जब आप बहुत गुस्से में होंगे तो आपका एक्साइटमेंट यानी आपका इमोशन काफी हाई लेवल पे होगा। और डेलिबरेटली, जानबूझ के। तो इन कोल्ड ब्लड होता है प्लानिंग करके किसी पे गुस्सा वगैरह निकालना, इसीलिए आपका बी भी और आपका सी भी आंसर होगा, इसीलिए इसका आंसर भी डी आपको करना पड़ेगा। यहां पर एक्साइटमेंट का मतलब क्या है, जब आपका इमोशन टॉप लेवल पे चला जाए। और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका इमोशन जो है, आपकी जो भावनाएं हैं वह बिल्कुल टॉप लेवल पे होती है। और डेलिबरेट का मतलब होता है प्लानिंग, तो प्लान करके किसी पे गुस्सा करना, प्लांट, ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट 25, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड सुसाइड, सुसाइड एंड सुसाइड, SUICID। सुसाइड का मतलब क्या होता है, सेल्फ किलिंग, जब खुद को मार लेते हैं, सेल्फ किलिंग की बात करेंगे। और यहां पर दो वर्ड आया है आपका, सॉरी साइड वर्ड आया है, साइड अपने आप में रूट वर्ड है। साइड की बात करें या इसी का एक एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है साइडल, जो वोकैब बैच बताया ना, वहां पे रूट वर्ड के मेथड से सारे वर्ड्स को पढ़ाया गया है। साइड हो या साइडल हो, साइड आपका नाउन भी है और साइड आपका वर्ब भी हो जाता है कई बार, सॉरी वर्ब नहीं, कॉमन नाउन ही हो जाता है, नाउन ही होगा आपका। और साइडल में एयर लगा हुआ, ये वर्ड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे आपने सुसाइड बोला, वो नाउन है, और यहीं पर अगर सुसाइडल बोले, सुसाइडल एडजेक्टिव हो जाएगा। 1 मिनट, चलिए सुसाइडल नोट। अब नोट आपका नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव होगा। तो साइड आपका नाउन है, साइडल आपका एडजेक्टिव है। मीनिंग होता है किल करना, किसी भी चीज को समाप्त कर देना।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। 26 की बात कर लो। फ्रेजल वर्ब है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आर मंथली एक्सपेंडिचर डैश 500 रुपीज व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम मिल्कमैन। जब हमने डिसाइड किया कि हम मिल्क पर डे लेंगे तो हमारा जो मंथली एक्सपेंडिचर है 500 रुपीज बढ़ गया। देखिए ग्रीव अप जो वर्ड है ये ग्रो अप के लिए है, ग्रो, GROW, ग्रो का सेकंड ग्रीव होता है, और ग्रो अप ये आपका फ्रेजल वर्ब है। और ग्रो से आपका नाउन बन जाता है ग्रोथ, GROWTH। उस प्लांट का ग्रोथ क्या है, उस इंसान का ग्रोथ क्या है, यानी कोई बच्चा एडल्ट हुआ है, बड़ा हुआ है, मैच्योर हुआ है, उस सेंस में हम ग्रो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, खर्च के सेंस में नहीं करते। शेप, साइज, माइंड, मैच्योरिटी, उन सेंस में। सॉर्ट अप का मतलब होता है टू इंक्रीज द नंबर, अमाउंट, डिग्री, क्वांटिटी, हर एक चीज को बढ़ा देना, सॉर्ट अप। और गॉट अप की बात करेंगे तो गॉट अप कहां से, गेट अप से। तो गेट अप का मतलब क्या होता है, वेकअप यानी कि जगना। आ रहे हैं सर, बस 10 मिनट और। वेकअप यानी जगने के सेंस में, और गेटअप का कई बार सेंस यूज होता है आपका ड्रेसिंग सेंस के लिए, कि उसका गेटअप बड़ा ही कमाल का है, यानी ड्रेसिंग सेंस उसका बहुत बढ़िया है। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज बी, है ना। आपका खर्च बढ़ा है यहां पे, तो आर मंथली एक्सपेंडिचर शॉर्ट अप, और बहुत बच्चा या तो गॉट अप के साथ चला जाएगा या ग्रो अप के साथ, बट शॉर्ट अप 500 रुपीज व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम मिल्कमैन। करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 27 स्पॉटिंग एरर है आपका। द कैप्टन अलोंग विद हिज सोल्जर्स वर किल्ड इन द फील्ड। अब देखिए कल भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले थे। द कैप्टन अलोंग विद, अब अलोंग विद यहां पर कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा, और कंजंक्शन दो फ्रेज, दो क्लॉज को कनेक्ट करता है, और अलोंग विद में आपका विद आया है जो कि आपका प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए वह प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और प्रेपोजिशन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट होगा, और सेंटेंस में आने वाला जो ये वर्ब है और वर्ब का जो मालिक होता है वह आपका सब्जेक्ट होगा। इसलिए बहुत बच्चा रट लेता है अलोंग विद से जुड़े दो सब्जेक्ट में पहले वाले के अकॉर्डिंग। सीधा कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन से पहले सब्जेक्टिव केस, सेंटेंस में आने वाला वर्ब उसका मालिक सब्जेक्ट होगा। इसीलिए पहले जो आया है कैप्टन ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वरना हो के सिंगुलर। करेक्ट आंसर सी फॉर कनाडा। ठीक है, चलिए। और ये देखो बहुत ही शानदार जबरदस्त ये बैच आया नहीं है, आने वाला है। कब से, ध्यान से देखिए आप लोग। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। यहां पर लिटरेचर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे इस बैच में। ग्रामर की बात करेंगे, वोकैब की बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आपके एग्जाम में देखा गया TRE 3.0 में कि 20 मार्क्स का आपका पैसेज पूछा गया, चाहे 6 to 8 की बात करें, 9 10th की बात करें, 11th 12th की बात करें। तो इस बैच में ग्रामर की बात होगी, वोकैब की बात होगी, प्रैक्टिस बैच है ये, और कॉम्प्रिहेंशन की बैच होगी। ये फाउंडेशन बैच नहीं है, ये इंग्लिश प्रैक्टिस बैच है, जो आपका स्टार्ट कब से हो रहा है, 16 सितंबर, 16 सितंबर से शाम 7 बजे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये आपका बैच है, शाम 7 बजे। ऑनलाइन मोड में जो फी है 399 रुपीज है। आपको कहां मिल जाएगा, अपना जो ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। और इस बैच में आप सभी को होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं फाउंडेशन पढ़े होंगे। इस बैच में जो ग्रामर की बात यहां पे की जा रही है, ग्रामर के हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिग्री, वर्ब, जितने भी टॉपिक्स हैं। फिर उस पे बेस्ड मिक्सर क्वेश्चंस करेंगे 2 4 5 साल पहले का जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, TGT PGT का किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, DSSB का पेपर हो, वहां से मिक्स्ड क्वेश्चंस ग्रामर के हम प्रैक्टिस करेंगे। बट पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हर एक टॉपिक का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिग्री, वर्ब, टेंस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, जितने भी टॉपिक्स आपके ग्रामर में 15 यूनिट्स होते हैं हर एक का। और फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे वहां पे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस की बात करें, है ना, इस बैच में। फिर वोकैब में आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट, फ्रेजल वर्ब जो अभी आपने देखा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे SSC का बच्चा हो, TGT PGT का कोई बच्चा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक एग्जाम का क्वेश्चन देखने,
भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, चाहे क्लोज टेस्ट की बात करें, पैसेज की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन मिलेगा। और इस बैच को प्रैक्टिस करने के बाद आपको ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी जो मैंने वोकैब का बैच दिखाया था वर्ड सीखने के लिए है, ये वर्ड को, ग्रामर को, कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करने का बैच है जो 16 सितंबर से आपका आ रहा है। ऑनलाइन मोड में इसकी फी 399 है और ऑफलाइन मोड में इसकी फी जो है वो 599 है। और शाम के 7 से 8 में ये बैच आपका चलेगा रात में। और ऑफलाइन सेंटर हमारा है कहां पे? सैदपुर मोड़, भिखरा पहाड़ी, पटना, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। वहां पे ये बैच 16 अक्टूबर से हम लोग मिलेंगे। तो आप जितने बच्चे हैं अगर ऑनलाइन आ सकते हैं तो ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी आ सकते हैं तो ऑफलाइन आके तैयारी जरूर करेंगे। और इस बैच को जरूर लेना है, परचेज करना है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो आपका यूट्यूब सेशन चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस बैच को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे आप। आइए यहां पे 28 द रॉटन स्मेल, रॉटन का मतलब सड़ा हुआ है और स्मेल का मतलब दुर्गंध है। वॉज सो दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस, यानी बेहोश हो गया। अनकमिंग नॉट, कॉन्शियस मतलब होश में वो नहीं है। सर प्लीज मुझे सजेस्ट करें, टीआरई 3.0 की एग्जाम देने जा रहे थे तो रास्ते में बाइक से एक्सीडेंट हो गया। मैंने बोला 4.0 के लिए सुमन जी ब्रह्मा, लिटरेचर का बैच है धाकर बैच, उस बैच को ले लीजिए, धाकर वाला बैच जो है। और ये जो प्रैक्टिस वाला बैच बोला है अभी, ये दोनों बैच को ले लीजिए और मेरे साथ आप यूट्यूब पे बने रहिए। क्लियर है मामला? आपका बल्ले बल्ले हो जाना है। आओ, देन एंड देयर एंड हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। अब देखो एक्सीडेंट की बात की, हॉस्पिटल का मामला यहां भी आ गया। द रॉटन स्मेल वाज सो डैश दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस, देन एंड देयर एंड हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। रिवॉल्टिंग, ग्रेटिफाइंग, कैप्टिवेटिंग। अब यहां ध्यान से सुनिए, समझिए। रॉटन स्मेल, अनकॉन्शियस हो गया, हॉस्पिटल ले जा रहे, पॉजिटिव बात तो हो नहीं रही, नेगेटिव है। ग्रेटिफाई वर्ड आपका है पॉजिटिव। ग्रेटिफाई वर्ड का मीनिंग होता है सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट होना। कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट होना। आप दुर्गंध से दूर भागेंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे। रिवॉल्ट का मतलब होता है विरोध, नेगेटिव। करेक्ट आंसर A4 आगरा आपका आंसर होना चाहिए, रिवॉल्टिंग। सर्दी जुकाम। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, माय फादर अलोंग विद अदर्स। अभी जस्ट पढ़ाया कि अलोंग विद में आपका विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन से पहले फादर सब्जेक्ट, सेंटेंस में आने वाला वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फादर के अकॉर्डिंग। वर नहीं होगा, आर प्लुरल नहीं, वॉज होना चाहिए। करेक्ट आंसर B4 बॉम्बे। नैरेशन का मामला यहां पर है और इस क्वेश्चन का आंसर की में रॉन्ग है। ही सेड टू मी यानी V2 यानी पास्ट का मामला। और आई विल नॉट गिव यू एनी मनी विदाउट साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। और विल की बात कर रहे हैं, यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म है, विल का वुड करना पड़ेगा। ही सेड टू मी, ठीक है, कंजंक्शन दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, विल का कर दिया वुड नॉट गिव। यहां यू सेकंड पर्सन, मी के अकॉर्डिंग मी, एनी मनी विदाउट साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बी में। ही सेड टू मी दैट, आई को ही के अकॉर्डिंग ही वुड नॉट गिव मी एनी मनी विदाउट हिम। हिम यहां से कहां से आ गया भैया? हिम का कोई सेंस नहीं है। और सी में ही सेड टू मी ही विल का वुड करना पड़ेगा, ये भी नहीं। आंसर दिया हुआ है सी आंसर की में, बट करेक्ट आंसर होगा ए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। 31 डर गई मैं। होता क्या है कि इस माइक में ना, मतलब थोड़ी सी भी आवाज होगी ना तो ये माइक कर लेता है कैच। और ये मेरा डोर ओपन था और कोई जा रहे थे तो अच्छी इतना जोर से किया कि आवाज गया होगा आप लोगों तक। आर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, डर गई है। आर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, और हैड बीन कंप्लीटेड यानी पास्ट के परफेक्ट का पैसिव है, तो वी कंप्लीटेड आर, वी कंप्लीटेड नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, पास्ट परफेक्ट है। वी हैव नहीं, हैव प्रेजेंट में आता है। वी हैड कंप्लीटेड आर टास्क बिफोर सनसेट, करेक्ट आंसर सी हो गया। 32 क्वेश्चन टैग, आई एम अ स्टूडेंट। अब देखिए आई एम है, बट एम का जो होता है ना, अगर पॉजिटिव सेंस में रखोगे तो अरंट आई होगा। एम आई नहीं, अरंट नहीं, एमेंट कुछ होता ही नहीं है, ध्यान रखना, अरंट आई होगा। 33 लिटरेरी टर्म्स, पोएटिक डिवाइस, अ स्टेटमेंट विच कैन कंटेन 2 और मोर मीनिंग्स। एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर एक से ज्यादा मीनिंग हो, आप कंफ्यूज हैं कहां जाएं, इधर या उधर। और इसका आंसर गलत दिया हुआ है बी, इसका आंसर होगा ए। समझाता हूं कैसे।
एनेक्डोट का मतलब होता है अ शॉर्ट एंड मोरल स्टोरी। एनेक्डोट मतलब कहानी छोटी है बट मोरल स्टोरी है, यानी मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, नैतिकता की बात कर रहा है, रियलिटी की बात करता है। एपिग्राफ का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन कहने का मतलब है कि आप किसी सिक्के पे कुछ भी कुछ करवाते हैं, लिखवाते हैं, नक्काशी करवाते हैं, वो एपिग्राफ है। एम्बिग्यूटी वर्ड जो है ये आपका नाउन के तौर पे है और यहीं से आपका वर्ड आता है एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS। इसलिए बोलता हूं वोकैब आपका बढ़िया होना चाहिए। अगर वोकैब में प्रॉब्लम है तो वोकैब वाला जो बैच है उसको जरूर परचेज कर लें। और AMB वर्ड, एम्ब आपका टू है। एम्ब का मीनिंग क्या होता है? टू होता है, दो। और जब दो दिशाओं में आप जाएंगे, और यहीं पर एक वर्ड और होता है एम्बीवैलेंट, AMBIVALENT, एम्बीवैलेंट। और एम्ब वर्ड का मीनिंग होता है टू वैलेंट, यानी जब दो दिशाओं में आपकी वैलेंसी होगी, इधर जाएं या इधर जाएं, आपको मालूम नहीं है, कंफ्यूज हैं, उसी को एम्बिग्यूटी बोलते। तो एम्बिगुअस वर्ड है या एम्बीवैलेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जो स्पष्ट नहीं है। ये लिटरेरी टर्म्स हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो गया, ध्यान आपको रखना है। अब आइए यहां पर 34 में क्या बोला गया? आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस, जिसको आप पोएटिक डिवाइस कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। द ओल्ड ऑक ट्री, ओल्ड ऑक ट्री की बात कर रहे। इन द बैकयार्ड, आंगन के पीछे है। विस्पर्ड का मतलब होता है बोलना, अब पेड़ बोलेगा जे। इट्स एंशिएंट टेल्स, अपनी कहानी सुना रहा है, टेल्स का मतलब स्टोरी। अब पेड़ पौधे आपस में बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला है आपको, क्या टर्म है? जब किसी नॉन लिविंग को या फिर किसी बर्ड्स को या फिर किसी एनिमल्स को आप कैसे यूज करते हैं, एक पर्सन के तौर पे, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे, तो इसी टर्म को, इसी पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन, यानी फिगर ऑफ स्पीच। ध्यान आप रखना, करेक्ट आंसर क्या होगा बंधु? एलिट्रेशन में होता है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करें, मेटाफर होता है कंपैरिजन, पर्सोनिफिकेशन CC फॉर कैनेडा। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सीधे ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में देखा P दिया हुआ है पहला, बी में भी बी और सी में भी P है आपका। बोल रहा है पॉश, पॉश इलाका होता है, यानी रईसों का इलाका। पॉश एयर कंडीशनड, P। अब P के बाद Q है, बोल रहा है जेंटलमैन ऑफ टेस्ट, कोई सेंस नहीं बनेगा P के बाद Q का। बोल रहा है पॉश एयर कंडीशन, P के बाद S, R, S में फुल्ली फर्निश्ड रूम्स। पॉश इलाका है, एयर कंडीशनड है और फुल्ली फर्निश्ड रूम है, P के बाद S हो सकता है, और P के बाद S यहां भी है और S यहां भी है। फुल्ली फर्निश्ड रूम्स, S के बाद R, R। अब सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट के बाद चाहिए वो, यहां पर S के बाद Q। बोल रहे जेंटलमैन ऑफ टेस्ट R, बिल्कुल नहीं, रूम्स के अकॉर्डिंग R होगा, रूम्स प्लुरल, R भी आपका प्लुरल, PSR, उसके बाद Q, जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। करेक्ट आंसर B फॉर बॉम्बे। 36, द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग, ये आपका एक इडियम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ दिया, व्हाट इज ड्यू टू देम। अब हेल्ड बैंड एट गेटिंग नहीं होता है, होता है हेल बेंट ऑन या अपॉन गेटिंग। और इस इडियम का मतलब होता है टू बी डेडिकेटेड टू डू समथिंग, टू बी डेडिकेटेड टू डू समथिंग, यानी किसी भी काम को करने के लिए पूरा समर्पण है आपके अंदर। हेल बेंट ऑन भी होगा और हेल बेंट अपॉन भी होगा, करेक्ट आंसर डी भी होगा, है ना। ऑन अपॉन दोनों होता है, टू बी डेडिकेटेड, टू बी डिवोटेड, टू बी डिटरमिन्ड टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है। प्रेपोजिशन, नाउअडेज रेखा स्टडीज डैश द होल डे, नाउअडेज यानी इन दिनों, रेखा पढ़ती है द होल डे पूरे दिन। कंप्लीट सेंस की बात कर रहे हैं, विद कंप्लीट सेंस के लिए नहीं आता, फ्रॉम नहीं आता, और थ्रू आउट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी थ्रू आउट द नाइट यानी होल नाइट की बात कर रहे हैं, थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन की बात कर रहे हैं कंप्लीट सेंस में। करेक्ट आंसर C फॉर कैनेडा। 38 की बात कर लो, 38 क्या कह रहा है आपसे? ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वेश्चंस। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा ऐसा पार्ट है जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। व्हिच वन, हाउ मैनी, हाउ मैनी का जवाब देगा, हाउ मच का जवाब देगा, या व्हाट काइंड ऑफ। हाउ मैनी से सवाल करेंगे, हाउ मच से सवाल करेंगे, जो भी जवाब मिलेगा एडजेक्टिव मिलेगा। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल सीज, सीज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी
व्हाट काइंड ऑफ से सवाल करेंगे तो भी एडजेक्टिव होगा, और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई भी एडजेक्टिव ही करता है, तो वर्ब एडवर्ब नहीं। करेक्ट आंसर सी फॉर कैनेडा। और 39 की बात करेंगे, आइडेंटिफाई द फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस इफ आई नीड टू कॉल यू। ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ यहां पर आई सब्जेक्ट है और कॉल, नीड टू कॉल, ये आपका वर्ब दिया हुआ है यहां पे। क्लियर? और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ वर्ब भी है। वर्ब है तो फ्रेज तो डेफिनेटली नहीं होगा। क्लॉज एंड सेंटेंस, क्लॉज तब होता है जब आपका सेंस कंप्लीट ना हो, और सेंटेंस तब होगा जब सेंस क्या हो, कंप्लीट हो। तो बंधु सेंटेंस होगा इफ आई नीड टू कॉल यू, अगर मुझे जरूरत हुई कॉल करूंगा। अगर इफ आई नीड टू कॉल यू, अगर जरूरत हुई तो कॉल करेंगे, अगर जरूरत हुई। अगर लगा रहे आगे क्या बोलोगे नहीं मालूम, सेंटेंस कंप्लीट नहीं, ऑप्शन ए सी आपका नहीं होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन डील कर ले। पंक्चुएशन मार्क्स, विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू कन्वे प्रोपोर्शंस। कन्वे का मतलब होता है टू से समथिंग, टू से समथिंग, यानी आप किसी भी चीज के बारे में कुछ कहेंगे। मान लो यहां पर आपने लिखा नाउन, अब नाउन के बारे में कुछ बोलोगे, तो नाउन के बारे में जब कुछ बोलेंगे, हमने देखिए क्या लिखा है यहां पर, ये वाला साइन दिया है, तो या आप यहां पे डेफिनेशन देंगे, कुछ बोलेंगे, या उस चीज को इंट्रोड्यूस करोगे, तभी तो बातें आगे बढ़ेगी। और इंट्रोड्यूस के लिए आप इस्तेमाल क्या करते हैं, इसका, और इसको हम बोलते हैं कॉलन। क्लियर? तो सेमी कॉलन तो आपका ये हो जाता है, और सेमी कॉलन क्या करता है, दो सेंटेंस के बीच में आएगा, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करेगा। और उसके बाद कॉलन है, कामा तो आता है दो वर्ड के बीच में, सेंटेंसेस में पॉज करने के लिए। करेक्ट आंसर आपका कॉलन हो जाएगा। चलिए बताइए सेशन आज का आप सभी को कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? आज की सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं।